गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मील मैनेजमेंट की अगली क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम आहार आयोजन के सिद्धांत पढ़ रहे थे और उसके अंतर्गत हमने कई सिद्धांत कर लिए थे और बचे हुए सिद्धांत हम आज कंप्लीट करेंगे। आहार योजना के अंतर्गत बनाते हुए हमें बहुत सारे बिंदुओं का ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे कि वो परिवार के सभी सदस्यों की पोषण को पूर्ण करने में सक्षम होना चाहिए। जो भी आहार योजना हम बनाएं सभी भोज्य समूहों को सम्मिलित करते हुए होना चाहिए। भोजन स्वादिष्ट होना चाहिए, परिवार के सदस्यों की रुचि के अनुरूप होना चाहिए और विभिन्न पाक विधियों का उपयोग करते हुए उसके रंग और बनावट में भी उत्तमता होनी चाहिए। आज हम पढ़ेंगे कल हमने ये पढ़ लिया था कि रंग में विविधता, सुगंध में और रचना में किस प्रकार से वैरायटी लाई जा सकती है, विविधता लाई जा सकती है। आज हम पढ़ेंगे भोजन पकाने की विधियों के बारे में। आज हम भोजन पकाने की विभिन्न विधियों से किस प्रकार से हम खाने में विविधता ला सकते हैं, कौन कौन सी विधियां हैं और भोजन के मनोवैज्ञानिक पक्ष कौन कौन से हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। भोजन पकाने की बहुत सारी विधियां होती हैं जिसका उदाहरण मैंने आपको कल भी दिया था, पिछली कक्षा में दिया था। आज हम बहुत सारी विधियों के अंतर्गत जैसे कि बॉयलिंग यानी कि उबालना होता है, फिर भाप द्वारा पकाना होता है जिसे स्टीमिंग कहते हैं, सूखी आंच में सेकना होता है जिसे रोस्टिंग कहते हैं। हमारे बहुत सारे जैसे सूप एक बॉइलिंग का एग्जाम्पल हो सकता है, आलू हम उबालते हैं बॉइलिंग का एग्जाम्पल हो सकता है, रोस्टिंग में हम पापड़ सेकते हैं वो एक रोस्टिंग का एग्जाम्पल हो सकता है, या भरते के लिए बैंगन को गैस हम सेकते हैं डायरेक्ट हीट पे, उसे रोस्टिंग कहते हैं। तो ये पॉपिंग होता है जैसे कि पॉपकॉर्न मिट्टी में, सैंड में या नमक में हम भूनते हैं, उसे पॉपिंग कहते हैं। तो अलग अलग विधियां होती हैं। तलना होता है, तलने में भी उथली विधि से तलना होता है या डीप फ्राइंग होता है, शैलो फ्राइंग, डीप फ्राइंग जिसे हम कहते हैं। उथली विधि से तलना, गहरी विधि से तलना, जैसे कि हम नमक पारे बनाते हैं या मठरी बनाते हैं, इस प्रकार की चीज़ें बनती हैं, वो इसी का उदाहरण हो जाता है। फिर इसके अलावा हम भोजन पकाने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि खाने में जो भी बैक्टीरिया, जर्म्स या जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं। इसीलिए खाना जब उस टेम्परेचर तक पहुंचता है तो वो स्टेरलाइज हो जाता है, यानी कि कीटाणु जीवाणु मुक्त हो जाता है और इससे खाने में बहुत सारी विविधता लाई जा सकती है। हम खाने में पकाने की ऐसी विधियां हैं कि हम एक ही चीज़ को अलग अलग रूप में परोस सकते हैं। तो ये बहुत ही खाने को रुचिकर बनाएगा। भूख बढ़ जाती है, आप खुशबू से भूख बढ़ जाएगी। अलग अलग तरीके से जब हम बनाते हैं, अलग अलग विधियों का इस्तेमाल करते हुए, अब उससे जैसे अचार, जैम, जेली, चटनी ये सब बनता है, तो उससे खाने में एक वैरायटी आ जाती है और शरीर को पोषण तो पूरा होता ही है, साथ ही साथ क्या खाने में जो सदस्यों की रुचि है वो बनी रहती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अब भोजन का मनोवैज्ञानिक पक्ष भी होता है। आप खाना खाते हैं तो हमें संतुष्टि मिलती है। भोजन में 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है उसकी सैटिस्फैक्टरी वैल्यू। सैटिस्फैक्टरी वैल्यू होती है उसका तृप्ति मूल्य। कोई भी खाना खाते हैं तो हमको संतोष मिलता है, संतुष्टि मिलती है, हमें उससे तृप्ति मिलती है, खाना खा के अच्छा लगता है। तो जो भी ये जो तृप्ति मूल्य है ये बहुत ज़्यादा हमारी जो रुचि है या हमारी परिवार की परंपराएं हैं, धार्मिक पृष्ठभूमि है, जाति है, सांप्रदायिक स्थिति है या भोजन की आदतें हैं, उस सब से प्रभावित होता है। तो जो आप देखते हैं अपने परिवार में जो फेस्टिवल्स पे, उत्सवों पे बनने वाला भोजन है, उसको देख के ही बन रहा है, उसकी तैयारी में ही आपको रुचि हो जाती है और खुशी मिलती है, संतोष मिलता है ऐसे भोजन को ग्रहण करने के बाद। फिर कई बार ये भी होता है कि कुछ फूड फैट्स होते हैं। फूड फैट्स होता है भोजन के संबंध में कुछ गलत धारणाएं होती हैं। ये धारणाएं
अब जैसे कि कुछ भ्रांतियां कह सकते हो या कुछ गलत जानकारी किसी फूड से जुड़ी हुई होती है, जैसे कहते हैं गर्भावस्था में पपीता नहीं खाना चाहिए, उससे गर्भपात होता है, या फिर कहते हैं कि कई सारी, केला नहीं खाना चाहिए उससे। हालांकि आयुर्वेद के हिसाब से हम जाएं तो कुछ अलग उन चीज़ों के पीछे वैज्ञानिक आधार रहते हैं, लेकिन इन्हें जो गलत धारणाएं जिनका कि कोई पोषण मूल्य, जिनका कि कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, वो बिल्कुल ही एक अलग चीज़ हो जाती है। और पोषण, क्योंकि इसका वैज्ञानिक आधार नहीं है तो वो ऐसा उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, मतलब हम कह नहीं सकते। हो सकता है किसी विज्ञान में या किसी धारणाओं में, किसी धर्म में, किसी संप्रदाय में उसके बारे में कहा गया हो कि वो ठीक है, लेकिन आमतौर पे जब हम साइंस की बात करते हैं वो उसको नहीं मानता है। जैसे साइंस ताज़े और बासी भोजन के अंतर को नहीं मानता है। तो इस प्रकार से ये कुछ मनोवैज्ञानिक पक्ष भी हैं भोजन के जो जुड़े हुए होते हैं, गलत धारणाएं बनी हुई होती हैं। ये भी आहार आयोजन में ध्यान रखने वाली बातें होती हैं, क्योंकि हम उन धारणाओं को ध्यान में रखते हुए ही किसी के लिए सुझावित करते हैं कि आहार योजना कैसी होनी चाहिए। तो क्योंकि एकदम हम कहेंगे कि ये आहार छोड़ दीजिए जो आप बरसों से लेते आ रहे हैं और नया आहार ले लीजिए, तो वो कोई भी व्यक्ति फॉलो नहीं करेगा। हमेशा आहार योजना इस पे आधारित होती है कि जो आहार लिया जा रहा है, कंज्यूम किया जा रहा है, जिसका उपभोग हो रहा है, उसमें किस प्रकार से परिवर्तन संभव है उसको देखा जाए और उस थोड़े थोड़े परिवर्तन को इंक्लूड करके व्यक्ति के लाइफस्टाइल में डाला जाए। फिर जब आहार योजना हम बनाएं तो ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि आर्थिक स्थिति के अनुरूप आहार योजना बननी चाहिए। व्यक्ति भाई कितना उसका बजट है, वो भोजन पे कितना बजट खर्च कर सकता है, पैसा खर्च कर सकता है, कितनी उसकी आमदनी है, उसको तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। अब और उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि अगर आमदनी कम है तो ऐसे भोज्य स्रोत सुझावे जाएं जो कि सस्ते हों, कम पैसे में आ जाएं। अब विटामिन सी की पूर्ति के लिए आप कहें कि नहीं संतरे ही खाने हैं या अनानास ही खाना है, तो वो उपयुक्त नहीं होगा। आंवला मिल रहा है सीज़न में तो आंवले को लीजिए जो सस्ता है, तो वो उसको आहार योजना में सम्मिलित किया जा सकता है। इसके अलावा एक चीज़ और देखें आप, अगर आर्थिक स्थिति को इग्नोर करके कोई भी डाइट प्लान बनाया जाएगा तो वो लंबे समय तक प्रभावी नहीं रहेगा। इसीलिए ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी व्यक्ति की इनकम कितनी है उसको ध्यान में रखें आप। फिर समय, शक्ति और ईंधन की बचत होनी चाहिए। हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें हमें रिसोर्सेज को तो बचाना ही है, ये हमें ध्यान रखना ही है कि किस प्रकार से हम किस आहार योजना बनाते हुए गृहिणी की शक्ति भी बच जाए, समय भी बचे, और जो रिसोर्सेज हैं, ईंधन है या दूसरे और कोई कौशल हैं और कोई उसकी मानवीय या भौतिक संसाधन हैं उनकी भी बचत हो। तो ये भी ध्यान रखनी चाहिए। तो इसके लिए कुछ कुछ बातें आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि आहार योजना एक वीक की पूरी बना ली और उसके हिसाब से उसमें सब सदस्यों की पसंद नापसंद को इंक्लूड करते हुए किया। योजना थोड़ी बहुत परिवर्तनशील होनी चाहिए और व्यवहारिक हो, लचीलापन भी हो उसमें, ताकि ज़रूरत पड़ने पे उसमें थोड़े बहुत बदलाव किए जा सकें। तो एक वीक की जब आप योजना बना लेंगे तो उसके लिए ग्रॉसरीज और उसकी शॉपिंग, सब्जियां, फल क्या लाना है, मेन्यू प्लानिंग भी आपने कर ली, तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि आप एक हफ्ते की परचेजिंग, क्रय एक साथ कर सकते हैं। जब एक साथ करते हैं तो उसका फ़ायदा भी होता है। तो राशन तो हम सदियों से कई वर्षों से हमें देखते आ रहे हैं अपने घरों में कि महीने राशन आता ही है। तो इससे क्या होता है कि पूरा महीना आपको पता है आपका अनुमानित कितना चीज़ कितनी लगनी है, कितनी मात्रा में लगनी है, उसके आधार पे आप क्रय कर लेते हैं। फिर जब हमने मील प्लानिंग कर ली तो उससे फ़ायदा ये भी होता है कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, क्या ख़त्म हो रही है, कल क्या बनाना है, उसके लिए क्या चीज़ें चाहिए होंगी, वो पहले ही एडवांस में आप प्लानिंग कर लेते हैं। तो और मार्केट भी जब जाएं तो थोड़ा ध्यान, ये सब तरीके हैं कि आप किस प्रकार से अपने रिसोर्सेज को, संसाधनों को बचा सकते हैं, बचत कर सकते हैं। फिर बाज़ार ऐसे टाइम पे जाएं जबकि भीड़ भाड़ कम हो, तो उससे भी आपका टाइम बचेगा। तो दोपहर के टाइम हो सकता है कैसा, और अपना किचन थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करके रखा जाए जिससे कि चीज़ें आपको सही जगह
सही टाइम पे मिल जाएं, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो चीज़ों को ढूंढने के लिए। और जितने भी आपके पास अप्लाइंसेस हैं, उपकरण हैं, इन सब का सही उपयोग किया जाए, जिससे कि आप अपनी एनर्जी को बचा सकें। अगर हम तुलना करें तो पहले के ज़माने में महिलाएं चक्की से गेहूँ पीसती थी, तब आटा तैयार होता था, दालें दलती थी चक्की में, सिलबट्टे पे मसाले पीसे जाते थे और चटनी पीसी जाती थी, और फिर खाना तैयार करना एक लंबा टास्क होता था, तो उसमें समय लगता था। लेकिन आज आधे घंटे में खाना तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि अवन है, माइक्रोवेव है, गैस है हमारे पास, मिक्सी है, तो ये सब चीज़ों को इस्तेमाल करते, फ्रिज है, आटा हम गूँथ के उसमें रख देते हैं। तो ये चीज़ें उसकी एनर्जी को बचत करने में सहयोगी होती हैं। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जो अगला बिंदु आप देख रहे हैं सामने स्लाइड पे, कि मौसम के अनुरूप उपलब्धता का उपयोग। जब भी चीज़ सीज़न में होगी तो वो अपेक्षाकृत सस्ती रहती है। सीज़न की चीज़ का उपयोग हमें मैक्सिमम करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अब मटर है, वो सीज़न में मिल रही है सर्दियों में, तो वो बहुत सस्ती 10 रुपये किलो भी आ जाएगी। तो 10 रुपये किलो जब आ रही है तब आप उसको संरक्षित करके रख सकते हैं। बहुत सारी विधियां हैं खाद्य संरक्षण की, आगे भी हम पढ़ेंगे उसके बारे में। और फिर उससे फ़ायदा ये होगा कि आप उस मौसम में भी यूज़ करें जबकि मटर उपलब्ध नहीं है, तो आपकी अच्छी सस्ती तैयार हो जाती है, एक उपलब्ध हो जाती है, एक वैरायटी हो जाती है खाने में। तो ऐसे कई सब्जियों को संरक्षित करके रखा जा सकता है, और इससे क्या होता है कि खाने में थोड़ी सी विविधता आ जाती है, अलग अलग वैरायटी आ जाती है। वो जो एक रास्ता है वो दूर हो जाता है, एक रास्ता दूर हो जाती है। और एक और बात जो विशेष ध्यान में रखने वाली है वो है कि आपकी आहार योजना थोड़ी सी लचीली होनी चाहिए। तो यानी इसके लिए क्या करना होता है, आहार योजना अच्छी तब मानी जाएगी जब जो खाना बन रहा है वो एक तो पौष्टिक हो और उसमें तृप्ति मूल्य अधिक हो, सैटिस्फैक्टरी वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो, साथ ही साथ उपलब्ध समय, शक्ति, धन और लोगों जो हमारे रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उसको भी वो बचा रहा हो, और परिवार के सदस्य उसे पसंद कर रहे हों, उनके पोषण के हिसाब से, उनकी संख्या के हिसाब से हो, और उनकी भोजन संबंधी आदतों के अनुरूप हो। तो इसलिए हम प्लान तो बनाते हैं, लेकिन कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं कि हमें उसमें कुछ परिवर्तन, कुछ चेंज करना ज़रूरी होना चाहिए। तो थोड़ा लचीलापन होना चाहिए, तो कुछ हम उसके अंदर समय रहते बदलाव लाके अच्छा उसको इम्प्रूव करने के लिए और बढ़िया करने के लिए हम कर सकते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण इशू है, इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। आहार विनिमय सूची के बारे में मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी, जिसमें कि किस प्रकार से आहार विनिमय सूची का उपयोग करते हुए हम आहार योजना का निर्माण करेंगे, क्योंकि आगे जो प्लानिंग है उसमें अलग अलग अवस्थाओं में आहार योजना के निर्माण के लिए ही ध्यान रखना है, किस प्रकार से निर्माण करना है उसका ध्यान आप रखना है। तो ये विशेष रूप से बातें हैं, और साथ ही साथ मैं आप आरडीए के बारे में एक बार और चर्चा कर लूँगी, जिसमें अलग अलग अवस्था में कैसे पोषक तत्वों की मांग होती है उसका हम थोड़ा सा रिविज़न कर लेंगे, जो आपको आगे हेल्प करेगा। तो आहार योजना बनाते हुए हमें इन सब बिंदुओं का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, और प्रमुख रूप से ऊर्जा और प्रोटीन, ये दो चीज़ें हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ऊर्जा की आवश्यकता, कैलोरीज़ की मांग पूरी होनी चाहिए, साथ ही साथ प्रोटीन की मात्रा कितनी जा रही है वो भी मांग पूरी होनी चाहिए। तो इसको हमें ध्यान रखना चाहिए, और इस प्रकार से आहार योजना पूर्ण करनी चाहिए। एक संतुलित आहार ऐसा होगा जिसमें कि जितने भी आहार विनिमय सूची में भोज्य समूहों की हमने बात की थी, उन भोज्य समूहों को सम्मिलित करते हुए जब हम आहार योजना बनाते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो एक संतुलित और बैलेंस डाइट है। बैलेंस डाइट के बारे में एक और वीडियो लेक्चर बन रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे फूड्स एंड न्यूट्रिशन की, तो उसमें आपको वो मिल जाएगा, और इसके कवर पेज पे भी चैनल के मिल जाएगा, जिसमें कि उसको देखिए, और वो विशेष रूप से उसमें वो व्यवहारिक जानकारी है जो कि किसी भी होम साइंस के स्टूडेंट को होनी चाहिए आहार आयोजना करते हुए।
तो ये मील प्लानिंग के लिए ध्यान रखने वाली बात है। बैलेंस डाइट के लिए ज़रूरी है कि कुकिंग मेथड सही इस्तेमाल किए जाएं और RDA टेबल का प्रॉपर ज्ञान हो, क्योंकि उसी के आधार पे आपकी प्लानिंग होगी। चाहे आप वयस्कावस्था के लिए आहार आयोजन करें, चाहे आप गर्भावस्था, धात्रीवस्था या बाल्यावस्था या और किशोरावस्था, किसी भी अवस्था के लिए अगर आपको आयोजन करना है तो उसको आपको RDA टेबल बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। तो आपका असाइनमेंट क्या है, जो RDA टेबल वाला मेरा वीडियो है उसको बिल्कुल अच्छे से 2-3 बार देख के रिवाइज़ करेंगे, और उसको रिवाइज़ करने के बाद प्रोटीन की आवश्यकता किसी भी उम्र में कितनी है, ऊर्जा की आवश्यकता किसी भी उम्र में कितनी है, बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे और अलग से नोट्स बना लेंगे, क्योंकि यही आधार है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम आगे आहार आयोजन करेंगे। धन्यवाद।